Hello friends, I welcome you all in the YouTube channel Digital School New Way of Learning. In this channel, we study various subjects of 6th to 12th class plus JEE and NEET examinations. So, yesterday we have uploaded our first video on this channel. Okay? So, हमने 11th क्लास फिजिक्स स्टार्ट किया है पहले हमारी वीडियोस में, उससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं. आज पार्ट नंबर 3 है 11th क्लास फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1 का, फिजिकल वर्ल्ड का. ठीक है. इस चैप्टर को देखने से पहले सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, उसके बाद ही पार्ट 3 में आएँ, जिससे सीक्वेंस आपकी बनी रहे और आपको समझने में थोड़ा ईजी हो. तो हमारा चैनल डिजिटल स्कूल आप एक बार जरूर विजिट करें. ओके. जेईई व नीट के जल्दी ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे. तो ये था पहला नंबर चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 1. एनसीईआरटी बेस जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर को डिज़ाइन किया गया है. तो आप इसकी पीडीएफ भी अवेल कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और फेसबुक के ग्रुप से. ठीक है. इस चैप्टर में आपको मिलता है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर, और जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बुक से, लाइक एग्जांपल्स प्लस जो पर्टिकुलर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे चैनल्स पे. तो अभी हमने देख चुके थे, हम पहले वीडियो में हमने देखा था पार्ट नंबर 1, जहाँ हमने देखा था व्हाट इज़ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स नेचर है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. और पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था, क्या देखा था हमने, कि मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होता है, कितने बड़े लेवल पे हम फिजिक्स के बारे में बात कर सकते हैं और कितने से छोटे लेवल पे हम फिजिक्स में बात कर सकते हैं. वो सब हमने देखा था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स नाम के एक टॉपिक में, जो कि हमारे एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, बट हमने उसको एक डिटेल से अच्छे से लिखा है, एक वेल अरेंज तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं, जो आप इजीली इसको समझ सकते हैं. अब तीसरा पॉइंट है, आज वीडियो की एंडिंग करेंगे हम. ये वीडियो को मैं 15 से 20 मिनट का रखता हूँ, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके और आप बोर भी ना हो. ठीक है. ये सब चीज़ हमने देख ली थी. आज हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर. एक्चुअली फोर्स क्या होते हैं. देखो फोर्स क्या होता है, आप डेली लाइफ में फोर्स को फील करते हैं. लाइक इफ़ यू पुश एनी बॉडी, सपोज यू आर पुशिंग योर कार, देन यू आर अप्लाइंग ए पुश मीन्स यू आर अप्लाइंग ए फोर्स. सपोज आप किसी भी बॉडी को उठा रहे हैं, तो आप अपना फोर्स से तो लगा रहे हैं, तभी तो वो बॉडी हवा में उठ रही है. ओके. So in our daily life, we always faces various kind of forces, like muscular forces, you can say, and various kind of forces. We will talk later. So let's discuss what is theory. In our experience, force is needed to push, carry or throw object. Okay, deform or break them. मतलब किसी चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, वो सब फोर्स ही तो है जो अप्लाई कर रहे हैं. Which also experience the impact of forces on us, like when a moving object hits us, और वी आर इन मैरी गो राउंड. अब अगर हम मैरी गो राउंड है, जो गोल झूला होता है जो घूमता है इस तरह से, उसके अंदर भी अगर हम बैठे हैं तो फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है. ठीक है. द करेक्ट नोशन ऑफ फोर्स वाज अराइव्ड एट बाय इसाक न्यूटन इन हिज फेमस लॉज ऑफ मोशन. तो फोर्सेस के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? न्यूटन ने बात की थी. तो कौन से लॉज में दिया था? लॉज ऑफ मोशन में. लॉज ऑफ मोशन के थ्रू ही न्यूटन ने फोर्सेस के बारे में हमें बताया था. It also gave an explicit form for the force for gravitational attraction between two bodies. इसने ग्रेविटेशनल बॉडीज़ के बारे में मैं बताया था, हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि काइंड ऑफ फोर्स भी हमारा है एक ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. बेसिक फोर्स आप समझ गए क्या होता है. डिटेल में तो हम देखेंगे. अभी आपको केवल एक हाईलाइट अपने दिमाग में फील लेनी है कि फोर्स होती क्या है. ठीक है. तो देख लो एक बार फिर से. इन मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज क्वान्टिटी की बात करेंगे हम. In macroscopic world, beside the gravitational force, we encounter several kind of forces. देखो ये जो टेक्निकल फोर्सेज हैं, इसके अलावा भी बहुत से फोर्सेज होते हैं, जैसे मैस्कुलर फोर्स, जैसे हमारी बॉडी का फोर्स है वो. कॉन्टैक्ट फोर्सेज बिटवीन बॉडीज, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जिसके कारण हम जमीन पर चल पा रहे हैं. ठीक है. ये भी क्या है, एक टाइप से फोर्सेज हैं. द फोर्सेज एक्सर्टेड बाई कंप्रेस और एलोंगेटेड स्प्रिंग. स्प्रिंग को दबाना और उसको एलोंगेट करना और उसको रिलीज करना, ये सब भी एक फोर्सेज ही है. किसी भी रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस होना फोर्सेज है. बियोंसी, विस्कस फोर्स, ये सब फोर्सेज हम डिस्कस करेंगे लेटर. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. देखो ये तो थे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी फोर्स लगता है. प्रोटॉन के बीच में फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स. जो माइक्रोस्कोपिक लेवल जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, वो फोर्स भी हम इस फोर्स के अंदर ही पढ़ते हैं. नाउ पहला फोर्स आता है ग्रेविटेशन फोर्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है, और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. आप अगर मैं नहीं भी बोलूँ तो भी आप इसको पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है. देखो
द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देख हम जैसे बॉडी में अगर हम ज़मीन से कूदेंगे तो हम ज़मीन पे वापस गिरेंगे। इट मीन्स ज़मीन हमें किसी न किसी फोर्स से खींच रही है अपनी तरफ। दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस वी कैन कॉल इट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आर यू गेटिंग माई लैंग्वेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उनके मासेस के कारण, तो इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स। कैन यू एलैबोरेट व्हाट इज यूनिवर्सल काइंड ऑफ फोर्स? यूनिवर्सल मीन्स ये वो फोर्स है जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह लग रहा है, पूरी स्पेस में हर जगह लग रहे हैं। आप कहेंगे स्पेस में कैसे लग सकते हैं, देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। समझ गए आप, यूनिवर्सल फोर्स है ये, हर जगह लगता है, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगता हो। नेक्स्ट, ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। बता दिया मैंने, यूनिवर्सल फोर्स है। अर्थ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, अभी जितनी भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, उन सब के बीच में दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स एप्लीकेबल होता है, जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन पर्टिकुलर ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून, artificial satellite around the earth, motion of the earth and planet around the sun, and of course the motion of bodies falling to the earth। देखो इस लाइन को समझाता हूँ। अब आप कहेंगे जो मून का मोशन है वो कैसे हो रहा है, देखो मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मोशन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। देखो अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ के अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है सन के थ्रू। अब आप कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो जाके सन की चिपक जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे अट्रैक्शन फोर्स अर्थ के ऊपर सन के द्वारा लग रहा है, वैसे हज़ारों की संख्या में हमारे पास प्लैनेट है, उन सबका कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, जिसके कारण वो घूमती रहती है। इसलिए अपनी वो पोजीशन चेंज नहीं करती, बस अपनी जो एक फिक्स एक्सेस होती है उसके ऊपर वो घूमती रहती है। ठीक है, मतलब एक कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तभी तो अर्थ घूमती है। अगर कोई फोर्स होता ही नहीं तो वो ऑब्जेक्ट एक जगह कांस्टेंट पड़ी रहती है। समझ में आ गई बात आपको? ये सब पॉइंट आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन हो जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो अब ये कि बेसिक है, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर है तो हमें इसमें बेसिक पढ़ना होता है। समझ गए होंगे आप? एक हमें एक्चुअल फीलिंग लेनी है कि व्हाट इज़ फिजिक्स। इट प्लेज अ की रोल इन द लार्ज स्केल फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स सच एज फॉर्मेशन एवोल्यूशन ऑफ स्टार, गैलेक्सी एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स। स्टार, गैलेक्सी आदि का बनना ये भी फोर्सेस का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पास में दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ऐसे करके छोटे छोटे पीसेस चिपक करके आकाश के अंदर, स्पेस के अंदर एक बड़ी गैलेक्सी फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत है क्या इसको? जैसे पानी में ऐसे थोड़ी फोर्स कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हवा है, हवा के अंदर थोड़ी ऐसा कि फोर्स कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये तो यूनिवर्सल है, जब लग रहा है जो लग रहा है हर जगह। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। देखो इस लाइन को समझो, वीकेस्ट फोर्स क्यों है? आप सोचेंगे इतना बड़े लेवल पे लग रहा है तो वीक कैसे हो सकता है? देखो वीक इन द सेंस कि मतलब ऑब्जेक्ट भी तो बड़े बड़े हैं इसके। अर्थ की बात करें, मतलब अर्थ भी तो बहुत बड़ी है, इसलिए वीक फोर्स लग रहा है ये। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये जितना आप सोच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है कि बहुत ही छोटी से छोटी जगह पे लग रहा हो वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये तो अर्थ ही बड़ी है, उस बड़े लेवल पे बात करेंगे तो मतलब कि फोर्स एक साइड से वीक ही हुआ। समझ में आ गई बात आपको? द म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड देयर मासेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो ये फोर्स है किसी दो बॉडी के बीच में लगता है, मतलब मान लो M1 और M2 दो मासेज हैं, उनके बीच में लग रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है। मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गई बात आपको? तो एक बार फिर से मैं इसको फटाफट बता देता हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखो एक मिनट पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उनके मासेस की वजह से, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स है, वीक फोर्स है, क्योंकि बॉडीज बड़ी बड़ी है इसके अंदर, इसलिए वीक फोर्स हो गया। अर्थ की हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है। समझ में आ गई बात आपको? वो जितने भी प्लानिटरी मोशन होते हैं वो सब इस एक फोर्स काम करता है, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस इज ऑल द पॉइंट्स, जस्ट वी हैव टू लर्न दिस पॉइंट, ओके? बिकॉज जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे हमें डिटेल से सब चीज़ें पता चलती जाएगी, बट आज हमें एक बेसिक जानना है कि ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो जो पढ़ते हैं क्या होता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो सब चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। वैसे न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल होता है, ओके, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। खासकर हम चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होते हैं। मतलब मोशन की बात करें तो यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, देखते हैं। व्हेन चार्ज आर एट रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। देखो, दो अट्रैक्टिव चार्ज हैं, मतलब क्या होगा? सपोज करो एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, उसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। वाइल एक माइनस और दूसरा भी माइनस है, उसके बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन फोर्स। समझ में आ गया बात आपको? ये देखो, यही बात लिखिए, अट्रैक्टिव फोर्स फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फोर्स लाइक चार्जेस। समझ में आ गई बात आपको? ये तो काफ़ी सिंपल है। जैसे मैग्नेट में आपको पता ही है, नॉर्थ और नॉर्थ को पास होकर दूर जाएगी, नॉर्थ और साउथ को पास होकर तो पास में आएगी, अट्रैक्शन लगेगा, बस वैसी बात है। नेक्स्ट, चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मोशन करते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स काम करता है, जिससे कि वे मूवमेंट लेना चालू कर देते हैं। कहने का मतलब, चार्ज पार्टिकल को आप मोशन देंगे, मोशन की वजह ही फोर्स है। फोर्स देने से वो चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं, मोशन करने से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गई बात आपको? जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। नेक्स्ट, लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंस एंड डजंट नीड एनी इंटरवीनिंग मीडियम। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसा ही है, ये भी बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े डिस्टेंस पे लगता है और उसको भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बट क्या क्या ये बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन सा वीक है? तो ऑफकोर्स जो बड़ी क्वांटिटीज़ पे लग रहा है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स वीक फोर्स है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी तो बड़े बड़े हैं। इट इज़ एनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटी। अभी कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है? ये 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशन फोर्स से। देखो कितना, इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, 10⁻36 टाइम्स। ठीक है, अब ये भी ग्रेविटेशन फोर्स की जगह की फोर्स यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चार्ज पार्टिकल के, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बात करते हैं चार्ज की बात करते हैं, और ग्रेविटेशन में हम बात करते हैं मासेस की, और बाकी सब चीज़ें सेम होती है। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब नाम से पता चल रहा है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। देखो स्ट्रॉन्ग क्यों है वो देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। देखो क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं इसके। ठीक है, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है इसके बाद। आगे बात समझ में। अब क्या हो रहा है कि प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये प्रोटॉन इसके चिपक जाना चाहिए और ये एटम टूट जाना चाहिए, बट ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस प्रोटॉन के साथ कुछ न कुछ एक दूसरा प्रोटॉन भी होता है। जैसे कई प्रोटॉन होते हैं यहाँ पे, इन दो प्रोटॉन के बीच में भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करते हैं, जो इन प्रोटॉन को बांधे रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कब से ये एटम टूट जाता। तो ये नहीं टूट रहा है, इट मीन्स a very strong force is acting between these two protons. This is called strong nuclear force. Okay, देखो, it is evident that without some attractive force a nucleus will be unstable. अगर मैं यही तो मैंने आपको बताया, अगर कोई फोर्स होता ही नहीं तो ये न्यूक्लियस टूट जाता, मतलब ये एटम ही टूट जाता। समझ में आ गई बात आपको? This attractive force cannot be gravitational since force of gravity is negligible. मतलब ये इतनी छोटी सी जगह पे काम कर रहा है, मतलब ये ग्रेविटेशन की तो बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ओके, समझ में आ गई बात आपको? द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज, अबाउट 100 टाइम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन स्ट्रेंथ। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में टेबल में बता दूंगा। तो ये फोर्स किस किस के बीच में लग सकते हैं? प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिनको बाइंड करके लगता है न्यूक्लियस के अंदर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, हर जगह तो नहीं लगता, केवल एटम की बात करें हम, छोटे छोटे जगह में। दोनों डिपेंड अपॉन चार्ज पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसका अपोजिट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बट ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इन जनरली ये कुछ केसेस में लगता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपियर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। जरूरी नहीं है हर किसी न्यूक्लियर प्रोसेस में होता है, ये कुछ एक न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर ये काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि जैसे देखो, बताता हूँ आपको। कहता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस,
इसके अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। बताता हूँ मैं आपको, देखो थ्योरी पढ़ो पहले। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, उसको कहते हैं सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। डीके मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक होना, उसको बोलते हैं बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। कैसे होता है वो? इन बीटा डीके द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। देखो आपने इन जनरल सुना होगा केमिस्ट्री में कि न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं बीटा डीके के जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं, अनचार्ज पार्टिकल होते हैं न्यूट्रिनो, ये भी प्रेजेंट होते हैं कुछ केसेस में। तो ये भी इमिट होते हैं, तो ये इमिट होते हैं किसी फोर्स की वजह से, तो उस फोर्स को बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वो बड़ी बॉडीज़ पे लग रहे हैं, छोटी बॉडीज़ होकर भी अच्छा खासा फोर्स लग रहा है, मतलब उससे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। बट ये वीकर है किससे? स्ट्रॉन्ग से, न्यूक्लियर फोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा वीकर है ये, ओके। द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सीडिंगली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर, ये हम टेबल में देख लेंगे। तो ये जितनी भी थी डिटेल वीक न्यूक्लियर फोर्स की, इसके बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए, कुछ एक केसेस में एक होता है बस। नेक्स्ट, अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को माना हमने 1 माना, ठीक है 1। तो ये कितना वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे? मैंने बताया था आपको 100 टाइम वीक होता है ये, मतलब 100 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स इससे। तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं 10⁻⁻2 टाइम्स वीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसके कंपेयर में ये कितना वीक है? 10⁻13 टाइम्स। और ये कितना वीक है इसके कंपेयर में? 10⁻38 टाइम्स। समझ में आ गई बात आपको कैसे कौन सा फोर्स वीक है? तो ये आपको देख सकते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और सबसे वीक होता है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। ये आप पीडीएफ में आराम से देख पाएंगे। नेक्स्ट, अब ये टेबल है, मैंने आपको ये जो एनसीईआरटी में टेबल गिवन है इसको मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया, आप देख लेंगे। ये मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ये उसकी पूरी टेबल है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बताया था हर जगह लगता है, मतलब इनफाइनाइट लेवल पे लगता है, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स है वेरी शॉर्ट है, एलिमेंट्री पार्टिकल पे लगता है, मैंने आपको बताया न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻⁻2 लेवल तक इनफाइनाइट है, ये भी मैंने बताया था आपको, हर जगह लगता है, चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं इसमें हम। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी काफ़ी छोटी जगह लगता है जैसे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की, न्यूक्लियंस की, ये आप टेबल में देख सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में भी समझा दी है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल करेंगे आगे और आगे थ्योरी पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि कंजर्वेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी जो बनाई है भगवान ने बस वही रहेगी जीवन भर। अब ऐसा थोड़ी ऑक्सीजन कम कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। ये सब डिपेंड करती है, नेचुरल प्रोसेस होता है कि हम द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। जैसे इलेक्ट्रिकल को मैं हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते एनर्जी को। अब मैं चाहूँ कि मैं धरती से कमरे की ऑक्सीजन खत्म कर दूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, इसके बारे में इतना ही पढ़ना है बस आपको, डिटेल से हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ड्यूरिंग एनी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। देखो एक बॉडी है, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज आ रहे हैं, तो जो सम होगा उन सबका वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, उसमें डिटेल से देखेंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो, इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो भी लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज, अगर टॉर्क किसी सिस्टम में जीरो हो जाए, टॉर्क भी एक टाइप से फोर्स ही होता है, रोटेशनल फोर्स पे लगता है ये, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये थी हमने ये जो पूरा चैप्टर था हमने इसको डिटेल से देखा, बस इसी को इतना ही पढ़ना होता है इस चैप्टर में। बेसिक जानना होता है फिजिक्स के बारे में, फीलिंग लेनी होती है कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं,
कि ऐसे ही एक सब्जेक्ट नहीं होता, ये केवल हमारी एक लाइफ का पार्ट है फिज़िक्स। अब देखो ये समरी है जो बुक की मैंने इसके अंदर चिपका दी है, इसको आप आराम से देख लेना। एक बार समरी जरूर पढ़ा करें किसी भी चैप्टर की, क्योंकि समरी है उसको पढ़ने से आपको जो चैप्टर है उसकी हाईलाइट सारी पता चल जाती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थे हमारी बुक के पीछे दिए हुए ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया थोड़ा समझाने के लिए। देयर आर फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर कौन सी दो चीज़ें पाई जाती है? देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही, हीट लाइट सब चीज़ें पाई जाती है, बट मैटर एंड रेडिएशन इसका ए ऑप्शन होगा। क्यों? मैटर तो क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस, जो ये बॉडी होती है मैटर, उन सब चीज़ों को मैटर ही तो बोलते हैं। अगर पेन पड़ा है ये भी एक मैटर है, कॉपी पड़ी ये भी एक मैटर है। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन आते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, सन की लाइट आ रही है, क्या है? रेडिएशन ही तो है। चांद की रोशनी आ रही है, वो भी क्या है? एक रेडिएशन ही तो है। मतलब मैटर एंड रेडिएशन है, ये फंडामेंटली हमारे यूनिवर्स में मिलते ही मिलते हैं। ये ऑप्शन इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड लिक्विड गैस तो हमने सुना होगा। चौथी स्टेट कौन सी होती है? प्लाज्मा। ठीक है, ये थोड़ा सा बताएंगे नहीं, केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है प्लाज्मा। ठीक है, डी ऑप्शन। न्यूक्लियस ऑफ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन तो बाहर इवॉल्व करते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन, ये सॉरी सी ऑप्शन। नेक्स्ट ईसीजी होता है ना जो हमारे हॉस्पिटल में यूज़ होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं इसको। कभी ग्राम मत कर देना, ग्राम होता है, ग्राफ होता है, ग्राफ नहीं देखते आप, लाइनें बनी हुई होती है, ऐसे 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 लाइनें लाइनें होती है, ये सब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एनएमआर? एनएमआर का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। बी ऑप्शन इसका होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन बस आपको एक बार थोड़े से देख लेने, पता होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह थोड़ा बहुत। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ईएसआर? ये होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको सबका एक्चुअल मीनिंग भी पता चल जाता है। अभी केवल आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए पॉइंट इंक्लूड किए। द फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस, ये मैंने बताया था कौन सा फोर्स है। ये फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सी ऑप्शन। विच पार्टिकल्स आर इमिटेड ड्यूरिंग द बीटा डीके, ये भी मैंने बताया था आपको। न्यूक्लियस के अंदर वैसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बट बीटा डी के केसेस में इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो इमिट होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, जो मैंने बताई थी वो सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है, डी ऑप्शन ये रहा। स्पेस इज आइसोट्रॉपिक, विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज अ रिजल्ट ऑफ दिस? क्या होगा इसका आंसर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बस ये आपको एक बार ध्यान रखना है। ये होता क्या है मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा जब जब चैप्टर में जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन की। स्पेस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? समांगी, एक तरह से जो काम करता है। ये बात बताता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, फोर्स को जीरो कर दिया, तो लीनियर मोमेंटम हमेशा लगता रहेगा कांस्टेंट फॉर्म में। टाइम इज होमोजीनस, ये कौन बताता है? ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी टाइम के साथ कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती, हमेशा कंजर्व रहती है। द बेसिक रीजन बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ विच कंजर्वेशन लॉ इज स्टिल नॉट नॉन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैंने बताया था अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये इसके आंसर भी पीछे इंक्लूड कर दिए। तो चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 to 3 मैंने इस आज अपलोड कर दूंगा मैं, पार्ट नंबर 3 भी। तो आप इस चैप्टर को जरूर देखें, उसके बाद ही चैप्टर नंबर 2 को आप 2 पर जाएँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक फिजिक्स ही आपका वीक होगा तो आप जरूर फिजिक्स को आप इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, फिजिक्स को फील नहीं कर पाएंगे, फिजिक्स को पढ़ नहीं पाएंगे। फिजिक्स क्या है? ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। ओके, इफ यू फील इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक देन यू कैन फील द फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन द होल 11th and 12th क्लास। ओके, मतलब फिजिक्स क्या एक टाइप से जो क्यूरियस बनाता है आपको, क्या सोच सकेंगे एलियन होते हैं नहीं होते, मून रिवॉल्व होता है नहीं होता, सन के अंदर कितनी लाइट है, रेडिएशन क्या है, मैटर क्या है। जितना आप क्यूरियस होंगे उसके बाद, जितना आपका इंटरेस्ट प्रोड्यूस होगा, जितना आप एक्साइटेड होंगे फिजिक्स को जानने के लिए, तभी आपको फिजिक्स आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, और चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप पहले पूरा चैप्टर नंबर 1 देखिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। सो if you like our video and if you gain anything, if you want to comment and you want to ask any question regarding this video and regarding our study material, regarding our new videos, then you can comment on comment below section.
Okay, thank you for watching.